है। हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, मैं आनंद कुमार कर अपने YouTube चैनल ए करंस क्लासेस इंडिया नंबर 1 पर आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूं आज का यह बहुत ही सुंदर वीडियो, जियोमेट्री एंड इंट्रोडक्शन, बीज गणित एक परिचय। इस वीडियो में हम लोग बीज गणित से संबंधित जो भी प्रश्न विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट का चर्चा करूंगा जिस आधार पर हम बीज गणितीय प्रश्नों को ज्योमेट्री से जो रिलेटेड क्वेश्चंस हमारी परीक्षा में एडवांस मैथ करके आते हैं उस प्रश्न को बनाने में हम कामयाब होंगे और अपनी कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ही सही करते हुए बहुत ही कम समय में प्रश्नों को हल करने के लिए हम उपयोगी बातों का अध्ययन इस विशेष वीडियो में आज करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए हुए ज्योमेट्री एंड इंट्रोडक्शन का यह पहला वीडियो आपके बीच सेशन स्टार्ट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने कोचिंग के डायरेक्टर सर मिस्टर राजू सर जी का मोबाइल नंबर 9934849798 जो पूरे वीडियो तक क्लास में आपको बोर्ड पर दिखता रहेगा। आप किसी भी प्रकार का कोचिंग संबंधी जानकारी हमारे मिस्टर राजू सर जी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, जियोमेट्री पर हम कुछ इंट्रोडक्शन लें। जियोमेट्री दोस्तों, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसको अगर दो पार्ट्स में हम बांट दें तो यह एक पार्ट मेरा जियो और एक पार्ट मेरा मेट्री का बनता है। और जियो का मतलब होता है लैंड, जिसको हम जमीन या धरती समझते हैं, और मेट्री का मतलब टू मेजर, और टू मेजर का मतलब आप समझते हैं मापना। तो जमीन की माप संबंधी बातों का अध्ययन मुख्य रूप से ज्यामितीय बातों का अध्ययन है। लेकिन आपको बताऊं कि रैखिक जो विभिन्न प्रकार के डायग्राम या फिगर या चित्र हम बनाते हैं वो मुख्य रूप से रेखा हो सकता है, त्रिभुज हो सकता है, चतुर्भुज हो सकता है, या कोई सर्किल वृत्त हो सकते हैं। चतुर्भुज में आपका आयत हो सकता है, वर्ग हो सकता है, या आपका समचतुर्भुज हो सकता है, समानांतर चतुर्भुज हो सकता है। इन सब बातों का अध्ययन त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, इन सब बातों का अध्ययन, रैखिक चित्रों का अध्ययन, रैखिक गणनाओं के आधार पर, कोण के आधार पर, एंगल के आधार पर जिन बातों का अध्ययन हम करते हैं वह मेरा बीज गणित या जियोमेट्री कहलाता है। अब इस जियोमेट्रिकल जो हमारा मुख्य रूप से परीक्षा है, उस परीक्षा से संबंधित कुछ खास बातों का अध्ययन करने से पूर्व थोड़ी सी जानकारी कुछ बेसिक बातों का ले लेता हूं। और इस विशेष वीडियो में मैं इन विशेष बातों का या इन बेसिक कॉन्सेप्ट जो फंडामेंटल बातें हैं, जो फंडामेंटल मैटर, मौलिक जो तथ्य है, उस पर हम चर्चा आपके साथ कर रहे हैं और आप समझेंगे। तो सबसे पहली बात, अगर हम दो बिंदु को मिला दें तो या एक सीधी सरल रेखा से मिला दें तो सीधी सरल रेखा का ही प्रयोग हम ज्योमेट्री में करते हैं। और एक सरल रेखा पर अगर कोई बिंदु कहीं भी ले ले तो इस बिंदु पर हम बोल सकते हैं कि ऊपर में 180 डिग्री और नीचे 180 डिग्री का इस तरह यह कोण बनता है। और इसे हम रैखिक युग्म अभिगृहित के नाम से जानते हैं। तो रैखिक युग्म अभिगृहित मुझे बताता है कि किसी सरल रेखा पर अगर कोई सरल रेखा आकर, जैसे AB एक सरल रेखा है
और इस पर एक सरल रेखा सीधी आकर बिंदु डी पर मिल गई हो, तो इस प्रकार जो दो आसन कोणों का निर्माण होता है, इन दोनों आसन कोण का नाम अगर x और y रख दूं तो x प्लस y हमारा हमेशा 180 डिग्री ही होता है, और यह रैखिक अभिगृहित कहलाता है, रैखिक युग्म का। अभिगृहित और प्रमेय भी आप समझे, जो लॉजिकल रीजनिंग तार्किक ज्ञान के आधार पर हम किसी भी मान्यताओं को प्रूव करते हैं, किसी निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, वह रैखिक ज्ञान, वह जो लॉजिकल मेरा रीजनिंग होता है, जो तार्किक ज्ञान होता है, वह वास्तव में अभिगृहित कहलाते हैं। जबकि इन अभिगृहित के माध्यम से किसी दिए गए तथ्य के निष्कर्ष तक पहुंचने की जो बातें होती हैं, उसे हम थ्योरम या प्रमेय कहते हैं। तो थ्योरम या प्रमेय का मतलब समझ गए आप, एक्सम्स का मतलब भी आप समझ गए, जिसे हम अभिगृहित बोलते हैं। अभिगृहित एक मान्यता हमारी लॉजिकल रीजनिंग है, मेरा ऐसा रीजनिंग लॉजिकल, ऐसा तार्किक ज्ञान जो सनातनी सदैव सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, वह मेरा एक्सम्स या अभिगृहित कहलाता है। और इस एक्शंस या अभिगृहित के सहारे जिस हम तथ्य को निष्कर्षता प्रूफ कर देंगे, वही मेरा प्रमेय या थ्योरम कहलाता है। तो यह मेरा एक अभिगृहित है कि एक सरल रेखा सदैव 180 डिग्री का ही कोण बनाती है। इन सब बातों को आप याद रखेंगे। थोड़ी सी जानकारी और आगे बढ़ते हुए चलो। आगे बढ़ने का मतलब मेरा आपसे यह है कि अगर एक कोण है x और एक कोण है y, और इन दोनों को जोड़ने से अगर 90 डिग्री मुझे प्राप्त हो जाए, तो ये दोनों कोण एंगल x एंगल y के लिए, एंगल y एंगल x के लिए कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। और कोटि पूरक कोण का मतलब जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए, तो इसे हम दोस्तों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के नाम से जानते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या कोटि पूरक कोण, अर्थात जब दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, तो दोनों कोण परस्पर एक दूसरे के लिए कोटि पूरक, या इसे कोटि पूरक छांटकर सीधा पूरक कोण भी बोल दिया जाता है। और इस तरह कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दो कोणों का जोड़ जब 90 डिग्री हो, तो एक कोण दूसरे के लिए, दूसरा कोण पहले कोण के लिए कोटि पूरक या पूरक या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के नाम से जाना जाता है। तो चलिए, मेरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी पूरा हुआ, समझ में आ गया होगा। अब थोड़ी सी जानकारी और कि अगर हम दो कोणों को जोड़ें और इस तरह जैसे कोण A में कोण B को कोई जोड़े और इस तरह यह 180 डिग्री हो जाए, तो ये दोनों कोण आपस में एक दूसरे के लिए संपूरक कोण कहलाते हैं। और संपूरक कोण का मतलब दोनों कोण का योग, the sum of two angles always be 180 degree, then one is called for another and second is called for first supplementary angle। और इस तरह मुझे विश्वास है कि आप सप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण और पूरक कोण या कोटि पूरक कोण में अंतर समझ गए होंगे। जब दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री होता है, तो वह परस्पर एक दूसरे के लिए कोटि पूरक या पूरक या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला जाता है। जब दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री हो जाए, तो एक कोण दूसरे के लिए, दूसरा कोण पहले के लिए, या यूं कहूं कि प्रत्येक कोण एक दूसरे के लिए परस्पर संपूरक कोण
या सप्लीमेंट्री एंगल के नाम से जाने जाते हैं। जानकारी बढ़ाता चलूं, इन सब बातों का प्रयोग हम जब प्रश्न हल करेंगे तो उस समय मुझे एक एप्लीकेशन के तौर पर इन सब बातों को याद रखना होगा। आगे चलता हूं। हम सभी को मालूम है कि एक त्रिभुज की कोई रचना कर दी जाए तो इस तरह त्रिभुज में 3 भुजाएं और 3 कोण दिखाई देंगे, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स बनेंगे। और इसमें तीनों एंगल को अगर एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी को जोड़ दूं तो यह मेरा सदैव 180 डिग्री होता है। और इस तरह हमें बच्चा से ही याद है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ या योगफल सदैव 180 डिग्री के ही बराबर होता है। थोड़ी सी जानकारी बढ़ाता चल रहा हूं और आप इन सब बातों को इस बेसिक इंट्रोडक्शन के माध्यम से आगामी जो मेरा वीडियो आएगा उसमें आपको बहुत ही यह सब काम पड़ेगा। तो वहां आप जब भी प्रश्न हल करेंगे तो इस वीडियो का या पहला वीडियो का यूज आप एक एप्लीकेशन के तौर पर करेंगे। अब कोई त्रिभुज की रचना करूं और इस त्रिभुज में किसी भी एक भुजा को, जैसे इसमें बीसी भुजा को अपनी सीध में अगर डी तक बढ़ा दूं तो इस प्रकार जो बाहर में यह एंगल बनेगा, यह जो बहिष्कोण होगा, यह बहिष्कोण या एक्सटीरियर एंगल इस ट्रायंगल के लिए जो कोण ACD कहलाएगा वह अपने सुदूर के अभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर होगा। अर्थात कोण ACD का जो वैल्यू होगा वह कोण A और प्लस कोण B के बराबर होगा। अर्थात अगर मान लीजिए कि ये आपका 40 डिग्री का एंगल है और ये आपका 60 डिग्री का एंगल है तो आप कोण ACD को आप बोल सकते हैं कि कोण A का मतलब 40 डिग्री और प्लस कोण B का मतलब 60 डिग्री। अर्थात मेरा यह एक्सटीरियर एंगल या बहिष्कोण मेरा 100 डिग्री का बन जाएगा। इस तरह आप त्रिभुज के किसी भी भुजा को अगर अपनी सीध में जैसे इधर ही बढ़ा दें और इस प्रकार इस एक्सटीरियर की बात करेंगे तो अगर इसका नाम ABCD रख दूं तो कोण देख सकते हैं CBD जो एंगल मेरा एक्सटीरियर है या एंगल A और एंगल C के जो सम होंगे, जो जोड़ होंगे उसके बराबर में आएंगे। और इस तरह आप किसी भी भुजा को, किसी भी साइड को अपनी सीध में बढ़ा दीजिए तो जो त्रिभुज का बहिष्कोण दिखाई देगा वह अपने से दूर माने सुदूर अभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर ही हो जाएगा। जैसे अगर मैं इसे ही बढ़ाकर इस एंगल का चर्चा करूं तो यह B और C के जोड़ के बराबर हो जाएगा। अगर मैं इसको ही बढ़ा दूं और इस एंगल का चर्चा करूं तो यह मेरा यहाँ का यह कोण और यहाँ का यह कोण के जोड़ के बराबर हो जाएगा। अर्थात किसी त्रिभुज में किसी भी एक भुजा को अपनी सीध में बढ़ा दीजिए तो जो बहिष्कोण बनता है वह सुदूर अभिमुख अंतःकोण के जोड़ के सदैव बराबर होता है। अब थोड़ी सी जानकारी और बढ़ाता चल रहा हूं। कुछ समांतर रेखाओं का चर्चा आपसे करूं या अभी सपोज त्रिभुज का ही चर्चा किया तो यहां थोड़ी सी जानकारी और आपको दे दूं कि मान लीजिए कि एक कोई त्रिभुज की हमने रचना की। इस त्रिभुज का नाम हमने ABC रखा। अब इसके दो कोण, कोई भी दो कोण को समद्विभाजित करने वाली रेखा को आप आपस में इस तरह अगर मिला दें और यहां पर नाम रख दें O, तो ये दोनों कोण अगर आपस में समद्विभाजित है तो बराबर है। तो कहेंगे किसी भी त्रिभुज के दो कोणों के या दो अंतःकोणों के समद्विभाजित रेखाओं से जो एंगल बनता है या कोण BOC आप देख रहे हैं
या 90 डिग्री प्लस शेष कोण जो बच गया ए, इसका आधा कर देने से आपका यह वैल्यू आ जाता है। अगर मैं सपोज यहां पर ए का मतलब रख दूं सपोज 50 डिग्री, तो हम कोण बीओसी का मतलब 90 या कोण बीओसी जो है मेरा 90 प्लस 50 डिग्री बाय 2 बराबर 90, और या 2 से 25 बार में कट जाएगा, तो 90 और 25 को जोड़ लेंगे तो यह मेरा 115 डिग्री का एंगल बन जाएगा। और इस तरह आप दोस्तों किसी त्रिभुज का या बहुत ही इंपॉर्टेंट इस पर बराबर क्वेश्चन आया करते हैं। साथ ही अगर कोई त्रिभुज की रचना हमने किया और अब इसमें हम ये भुजा ए बी सी सपोज त्रिभुज था, इसमें ए सी को डी तक बढ़ा लिया और इस ए बी को सपोज ई तक बढ़ा लिया। अब जो यह बाह्य कोण है, जो बहिष्कोण है, इसको अगर समविभाजित कर लूं और इस तरह यह दोनों कोण अगर बराबर हो और इन समविभाजित बहिष्कोण के समविभाजित कोण से जो कोण एंगल बनता है इस रेखा से, इस कोण बीओसी का मान भी हमसे परीक्षा में बराबर पूछे जाते हैं, तो सूत्र यही होंगे, लेकिन 90 डिग्री माइनस कोण ए बाई 2 होगा। याद रहे किसी त्रिभुज के दो अंतः कोणों के समविभाजित रेखाओं से जो कोण बनता है उसका मान 90 डिग्री प्लस शेष कोण का आधा होता है, जबकि यही बात किसी त्रिभुज के दो बहिष्कोण के समविभाजित रेखा से जिस कोण का निर्माण होता है, इस कोण का मान 90 डिग्री माइनस शेष कोण जो ए बचा उसका आधा कर देने से यह वैल्यू हमें प्राप्त हो जाता है। इस पर आधारित बहुधा प्रश्न हमारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। थोड़ी सी चर्चा त्रिभुज में और हल्का सा ध्यान रहे कि किसी भी त्रिभुज में अगर दोस्तों हम किसी भी त्रिभुज सपोज हमने एक त्रिभुज लिया और इस त्रिभुज के सपोज एबीसी नामकरण से एबी भुजा का यह मिडिल पॉइंट है जिसका नाम हमने डी रख दिया, एसी का मध्य बिंदु का नाम हमने ई रख दिया। इसका मतलब जितना बड़ा एडी है उतना ही बड़ा डीबी है, जितना बड़ा एई है उतना ही बड़ा ईसी है, और इस मध्य बिंदु को मिलाने से जो सरल रेखा मिलती है वह सरल रेखा डीई हमेशा पैरेलल माने समांतर होती है तीसरी रेखा भी बीसी का, और यह डीई का वैल्यू बीसी का आधा भी होता है। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम हमें प्रश्न हल करने के काम आते हैं। और इस तरह हम यहाँ याद रख सकते हैं कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर एवं उसका सदैव आधा होता है, यह याद रखना है। पुनः दोस्तों आइए अब हम आपके साथ कुछ और खास बातों का जिक्र कर, सपोज हम थोड़ा सा पैरेलल लाइन का चर्चा करते हैं। ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइंस हैं और इसे एक तिर्यक छेदी रेखा सपोज डी और ई पर काटती है, और इस रेखा का नाम हमने एम और एन रख दिया। अब गौर करेंगे कि यहां पर 1 2 3 4 कोण बने, ये 5 6 7 8 हमने कोण का नाम ही रख दिया। अब देखेंगे कि कोण 3 एंगल 3 जो है या एकांतर कोण दो समानांतर रेखा को अगर कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो इस प्रकार एकांतर कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। तो हम कहेंगे कोण 3 का
बराबर में कोण 5 है, एकांतर अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। और कोण 4 का बराबर में मेरा कोण 6 यह मेरा अल्टरनेट एंगल कहलाता है, जिसे हम हिंदी में इसे हम एकांतर कोण की संज्ञा देते हैं। साथ साथ अगर दो सरल रेखा आपस में काटी तो इस प्रकार शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण समान होते हैं। तो 1 2 3 4 ऐसा अगर रख दूं तो कोण 1 का बराबर कोण 3 बोलेंगे आमने सामने, और फिर कोण 2 के बराबरी में आपको कोण 4 बोलना होगा, जिसे दोस्तों हम सम्मुख कोण के नाम से जानते हैं। मुझे विश्वास है कि आप इन तार्किक बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूंगा तो उसमें आने वाले प्रश्न को आप बखूबी बड़े निराले अंदाज से हल कर सकते हैं। आइए दोस्तों, साथ साथ समानांतर रेखा पर जो अल्टरनेट एंगल आपने बराबर देखा, उसके साथ साथ अगर यहां पर हम इस कोण का मान 1 2 3 4 ऐसे रख दूं तो एकांतर कोण 2 बराबर 3 होगा, एकांतर कोण 1 बराबर कोण 4 होगा। यह मेरा एकांतर कोण या यह मेरा अल्टरनेट एंगल है। साथ ही दोस्तों और समझें कि दो समांतर रेखाओं को अगर कोई तिर्यक छेदी रेखा इस तरह काट दे तो एकांतर कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर तो होता ही है, साथ साथ एक ही ओर के अंतः कोणों का योग सदैव संपूरक या 180 डिग्री होता है। तो एक ही ओर के अंतः कोण एंगल 1 और एंगल 3 का जोड़ हमेशा 180 डिग्री संपूरक ही होगा, और इसी तरह कोण 2 में कोण 4 को जोड़ दूं तो इसका भी वैल्यू मेरा 180 डिग्री ही आएगा। और इस तरह आप इन बातों को बखूबी समझें और याद रखें। आइए थोड़ी सी चर्चा मैं आपके साथ वृत्त पर करता हूं। सर्कल में आपको मालूम ही है कि एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है। साथ साथ अगर एक वृत्त में सबसे बड़ी कॉर्ड या व्यास की बात करूं तो यह व्यास सबसे बड़ी जीवा होती है। व्यास ही वृत्त का सबसे बड़ी जीवा है, और इस व्यास से हम ऊपर आधा वृत्त और नीचे आधा वृत्त देख रहे हैं। और इस तरह अगर मैं इसका केंद्र O ले लूं और AB को व्यास का दूं, डायमीटर का दूं, और यहां C रखूं तो ये कोण ACB मेरा सेमी सर्किल, हाफ सर्किल या अर्धवृत्त का कोण कहलाएगा। और अर्धवृत्त का कोण सदैव 90 डिग्री होता है। इसे बखूबी याद रखना है आपको। इन तमाम बातों को जो जिक्र आपके साथ मैं कर रहा हूं उसे एकदम ढंग से याद रखना है। यह एक जोड़ घटाव गुना भाग जो फंडामेंटल मेरा अरिथमेटिक का साइन या सिंबल एप्लीकेशन का काम होता है, उसी तरह इस वीडियो में जो भी बातों का जिक्र मैं कर रहा हूं वो आगामी प्रश्नों के लिए एक एप्लीकेशन का काम करेगा। तो आइए इसे आप समझ गए कि किसी भी वृत्त के अगर मैं व्यास से अर्धवृत्त बना दूं तो अर्धवृत्त का कोण सदैव समकोण या 90 डिग्री ही होता है। साथ साथ एक बात की जानकारी और ले लें कि अगर हम वृत्त पर एक वृत्त ले लूं और इस वृत्त पर अगर मैं गौर करें कि एक जीवा यहां है, तो अब इससे केंद्र पर एक कोण आप बना सकते हैं। इस जीवा का नाम, इस कॉर्ड का नाम हमने AB रखा, वृत्त का सेंटर O है। इस जीवा से केंद्र पर कोण बना और इसी जीवा से आपके परिधि के शेष भाग पर कोण बना।
तो केंद्र पर का कोण जो होता है वो परिधि पर के कोण का सदैव दुगना होता है। तो कहेंगे, यह भी याद रखेंगे कि अगर यह सपोज 50 डिग्री होगा तो यह मेरा हमेशा 100 डिग्री होगा। केंद्र पर का कोण परिधि पर के कोण का डबल होता है, बशर्ते वह एक ही जीवा पर आधारित हो। तो AB जीवा से केंद्र पर कोण AOB बन रहा है, इसी AB जीवा से परिधि के शेष भाग पर कोण ACB बन रहा है, अर्थात परिधि पर का कोण केंद्र पर का कोण परिधि पर के कोण से सदैव दुगना या डबल होता है। अब थोड़ी सी चर्चा और, एक वृत्त ले लूं, इस पर एक स्पर्श रेखा टेंजेंट खींच दूं, वृत्त को जो स्पर्श करती हुई रेखा गुजर गई, यह स्पर्श रेखा पर अगर एक त्रिज्या ऐसे मिला दो तो केंद्र से जो भी त्रिज्या स्पर्श रेखा पर टच होती है वह सदैव आपका 90 डिग्री ही बनाती है। अगर इस स्पर्श रेखा का नाम AB डाल दूं तो कोण O यहां मिलने वाला पॉइंट D का दूं तो कहेंगे एंगल ODB 90 डिग्री का ही होगा, और इसी तरह एंगल ODA भी आपका 90 डिग्री ही होगा। और इस तरह त्रिज्याएं जो स्पर्श रेखा पर मिलती हैं वह सदैव 90 डिग्री का ही कोण बनाती है। साथ साथ थोड़ी सी जानकारी और ले लें कि अगर मैं दो वृत्त को अंतः स्पर्श करा दूं तो इस दोनों वृत्त के लिए हम एक से ज्यादा स्पर्श लाइन या इस पर हम टेंजेंट एक से ज्यादा नहीं खींच सकते। तो जब दो वृत्त अंतः स्पर्श करते हैं तो केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, जबकि दो वृत्त अगर Y मिलते हो तो एक स्पर्श रेखा यह खींचा जा सकता है, दूसरी स्पर्श रेखा ये खींची जा सकती है, तीसरी स्पर्श रेखा ये खींची जा सकती है। तो जब दो वृत्त बाहर से स्पर्श करते हो तो इस पर खींचे जाने वाली स्पर्श रेखा की कुल संख्या 3 होगी, जबकि दो वृत्त अगर अंतः स्पर्श करते हो तो खींची जाने वाली रेखा स्पर्श रेखा केवल एक ही होगी। इसे आप सदैव याद रखेंगे। साथ साथ अगर किसी वृत्त के बाहर समतल में स्थित बिंदु P रख लिया और इससे अगर हम इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचूं जो वृत्त को A पर टच करे और एक स्पर्श रेखा खींचूं जो B पर टच करे, तो कहेंगे PA का जो लेंथ होगा वह सदैव PB के बराबर होगा, और किसी भी वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर केवल दो ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है और इन दोनों रेखाओं की लंबाइयां आपस में बराबर होती है। इन तथ्यों को अगर आप याद रख लें, सुनकर समझ लें, तो आगामी जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आपके साथ आएगा, मुझे पूरी विश्वास, उम्मीद और भरोसा है कि आप ज्योमेट्री के प्रश्न बनाने के बिल्कुल काबिल हो जाएंगे, प्रश्न हल करने में आप कामयाब हो जाएंगे। तो आज की मुलाकात समाप्त करने से पहले मैं आपको जानकारी दूं कि अगर मेरा वीडियो आपको पसंद पड़े और आप न्यू व्यूअर हो तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, ताकि आगामी जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सीधा आप तक पहले पहुंच सके। और साथ साथ लाइक और कमेंट करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कोचिंग से संबंधित किसी भी प्रकार का जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे डायरेक्टर सर मिस्टर राजू सर जी से 9934849798 पर आप संपर्क कर सकते हैं। Thank you so much, my dear lovely students.